विदाउट एनी इधर उधर की बकवास हम अपना चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर के बारे में जो हमें समझनी है वो ये है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखो, रिसोर्सेज वो चीजें होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज को रिसोर्सेज कहलाने के लिए 3 शर्तें हैं। वो ये है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में पेंसिल है, ठीक है, और हमारी पेंसिल जो है वो हमारी नीड को, जरूरतों को पूरा कर सकती है। तो जो पेंसिल के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिकली फीजिएबल होनी चाहिए, और जो पेंसिल के मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा लग रहा है वो ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा लग रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि बजट फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है कल्चरेबल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तब हम किसी भी चीज को रिसोर्स बोलेंगे। अब डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम ज्योग्राफी में डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम पूरी कंट्री को लेकर चलते हैं, और कंट्री की जो कंडीशंस है वो जब पहले से बेहतर होते हैं उसी चीज को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज दो टाइप से होते हैं, ए बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स। ए बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे कि सनलाइट। ओके, बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे कि कोल। जब लिविंग बींग्स, जो डेड लिविंग बींग्स होते हैं, फिर आप प्लांट्स की बात करो या फिर ह्यूमन की बात करो, वो जब सॉइल के नीचे कंप्रेस होते हैं तब वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को मिलियन और बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। दो टाइप से रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि रिन्यू होकर हमें मिलते रहते हैं, जैसे कि वाटर, वाटर साइकिल से रिन्यू होकर हमें मिलता रहता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार अगर खत्म हो जाएंगे तो हमें दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे, जनरेशन लग जाती है उनको दोबारा बनने में, जैसे कि कोल या फिर पेट्रोलियम। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स, जो रिसोर्स किसी एक इंडिविजुअल को बिलोंग करता है वो रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स होगा, जैसे कि आपकी नोटबुक, आपकी पेंसिल, आपका बैग, ये सब आपका है, तो इसको ओन कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, तो ये एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। आप मान लो कि आपके स्कूल में एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया हुआ है और आपका ग्रुप उस प्रोजेक्ट को बना रहा है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो किसको बिलोंग कर रहा है? आपके पूरे ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो फिर इस प्रोजेक्ट वाले रिसोर्स को हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ग्रेजिंग लैंड हो जाएगा, पार्क्स हो जाएगा। नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि नेशन को बिलोंग करते हैं, और जितनी भी जमीन इंडिया की है वो सभी नेशनल रिसोर्स है। गवर्नमेंट अगर चाहे पब्लिक फैसिलिटीज के लिए तो किसी की भी जमीन बिना परमिशन के यूज कर सकती है, लेकिन हाँ, जिसकी भी जमीन रहती है उसको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आपको पता है इंडिया सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन इंडियन ओशन से शेयर करता है, तो इंडियन ओशन 22.2 किलोमीटर तक नेशनल रिसोर्स में आता है। उसके बाद 22.2 किलोमीटर के बाद का इंडियन ओशन इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है, मतलब कि अगर इंडियन ओशन का 22.2 किलोमीटर के बाद किसी को काम लग रहा है तो उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी होगी। हम पढ़ते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, जो कि हमारे पास है तो बहुत ज्यादा रिसोर्स, जैसे कि राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम उनको इतने अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है। अब तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज होने लगा है, पहले ये भी नहीं होता था, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि हमारे आसपास भी है, डेवलप हो चुका है और हम उसे यूज कर रहे हैं, जैसे कि जिन कोल की माइनिंग हो चुकी है अब वो निकल चुके हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्स का एग्जांपल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगी। अब है स्टॉक। स्टॉक वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उनको अच्छे से यूज कर सके, जैसे कि वाटर। वाटर हमारे पास है, अब हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम वाटर को अलग अलग करके हाइड्रोजन का अलग यूज कर ले और ऑक्सीजन का अलग यूज कर ले, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। रिजर्व रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि फ्यूचर के यूज के लिए बचाया जा रहा हो, जैसे कि डैम्स। देखो, जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, फिर चाहे वो ह्यूमन के लिए हो, प्लांट्स के लिए हो या एनिमल्स के लिए हो।
सनलाइट, वाटर सबके लिए उतना ही जरूरी है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ने रिसोर्सेज का इतना इंडिस्क्रिमिनेटली यूज किया है कि अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो लोगों के अंदर लालच बढ़ गया है। यहीं पे गांधी जी ने एक बात कही थी कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है किसी की भी लालच को पूरा करने के लिए, क्योंकि लालच बहुत ज्यादा बड़ी होती है और कभी भी पूरी नहीं होती है। और जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जो रिसोर्स है वो कुछ हाथों में जमा हो गए हैं, तो इससे हमारी जो कंट्री है, हमारी जो सोसाइटी है वो दो भागों में बट गई है, रिच और पुअर। तीसरा रीजन है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स। हम बिना सोचे समझे बस रिसोर्स को यूज किए जाते हैं। इसमें सोचना समझना क्या है? सोचना समझना ये है कि अगर वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा, कोल पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन को देखने तक का नहीं मिलेगा कि पेट्रोल कोल जैसी भी कोई चीज होती थी। तो हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट का मतलब है कि कंट्री का डेवलपमेंट हो, हम भी डेवलप करें, मतलब हमारी जनरेशन में भी डेवलपमेंट हो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको बचा कर हम डेवलपमेंट अपनी कंट्री का करें, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि डेवलपमेंट कंट्री का हो, लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचे, इन्वायरमेंट पल्यूट ना हो बिल्कुल भी। रियो दी जेनेरियो पहला अर्थ समिट था ब्राजील में 1992 में। ये अर्थ समिट एजेंडा 21 को अपनाने के लिए रखा गया था। एजेंडा 21 मतलब कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21st सेंचुरी में पूरी तरीके से अपना लेंगे। देखो, इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्सेज बटे हुए हैं, कहीं पर वही रिसोर्स बहुत ज्यादा है तो कहीं पर वही रिसोर्स बहुत ज्यादा कम है। तो वही चीज अब हम देखने वाले हैं। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में मिनरल्स और कोल्स तो बहुत है, लेकिन वाटर की कमी होती है। और अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत ज्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। राजस्थान जैसे स्टेट में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी तो बहुत ज्यादा है लेकिन वाटर की कमी होती है। लद्दाख जैसे रिच कल्चरल हेरिटेज में वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। तो इंडिया को जरूरी है कि वो रिसोर्सेज प्लानिंग करे। अब रिसोर्सेज प्लानिंग में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेप में 3 स्टेप और आते हैं, सर्वे करना, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। जैसे कि अगर माइनिंग हो रही है तो फिर उस माइनिंग में कितना ज्यादा कोल है या कौन सी क्वालिटी का कोल है, ये सब हम इसमें पता करते हैं। फिर दूसरा स्टेप है डिमांड, तो कोल की मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। और उसी स्टेप में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो माइनिंग हो रही है उसके लिए टेक्नोलॉजी है या नहीं। फिर तीसरा स्टेप है हमने माइनिंग की और जो कोल निकलेगा उससे इंडिया का डेवलपमेंट होगा या नहीं, नेशनल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा या नहीं। तो ये 3 स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन, डिमांड और कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर में हमें 2 टाइप के रिसोर्सेज पढ़ने हैं, लैंड रिसोर्स और सॉइल रिसोर्स। देखो, लैंड जो होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है लैंड और सॉइल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंड हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब जितनी भी चीजें अर्थ पर टिकी हुई हैं लैंड की वजह से टिकी हुई हैं। ठीक है, अब लैंड और सॉइल में डिफरेंस क्या है? सॉइल जो होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है लैंड की, मतलब आप बोल सकते हो सॉइल इज द पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, एक लैंड जो है वो बहुत बड़ी चीज है और सॉइल उसका एक छोटा सा पार्ट है। सॉइल और लैंड दोनों ही रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 27% प्लेट्यूज है, 47% प्लेन्स है और 30% माउंटेन्स है। तो अब हम लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ लेते हैं। इंडिया में बहुत तरीके से लैंड यूज हो रहा है। तो पहला तो है फॉरेस्ट, कुछ लैंड जो है जंगल है, फॉरेस्ट है। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिस जमीन पे खेती नहीं हो रही है वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, वो लैंड या फिर ऐसे ही पड़ा हुआ है उसमें खेती नहीं हो रही है, या फिर उसमें कोई नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि बिल्डिंग बन जाएगी या फिर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आता है। तीसरा है अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड, तो वहां पर खेती भी नहीं हो रही है और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी नहीं हो रही है, मतलब कि वो लैंड या फिर ग्रेजिंग लैंड के यूज में आएगा। जो लैंड ऐसे ही पड़े होते हैं उसमें घास निकल आती है और भी बड़े बड़े पेड़ भी निकल आते हैं। ठीक है, तो फिर वो इस टाइप का लैंड बन जाएगा। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो जाएगा, मतलब कि वो ऐसे ही वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है।
अब चौथा है हमारा फैलो लैंड। फैलो लैंड वो लैंड होता है जहां पर खेती नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड्स और फैलो लैंड्स में डिफरेंस क्या है? फैलो लैंड्स दो टाइप के होते हैं। करंट फैलो लैंड्स जहां पर सिर्फ 1 साल तक खेती नहीं होगी, ठीक है। अदर देन करंट फैलो लैंड्स जहां पर 1 से 5 साल तक खेती नहीं होगी। लेकिन फैलो लैंड्स में हमें पता है कि आगे चलकर यहाँ पर खेती होनी है। अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड में हमें नहीं पता है कि कब तक वहां पर खेती नहीं होगी या यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होगी या नहीं, हमें नहीं पता है। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया समझने के लिए यहाँ पर मैंने बनाए हैं 2 खेत, 2 फील्ड, ठीक है। अब ये जो फील्ड आपको पहली वाली दिख रही है, इसमें साल में 2 बार खेती होती है और उसके बगल वाले में साल में 1 बार खेती होती है। तो इन दोनों लैंड को जब हम मिला देते हैं तब हम उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। देखो इस स्लाइड पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसको जानकर आपको काफी ज्यादा दुख भी होगा। तो जानते हैं, आपको पता है इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। उसमें में से हमारे पास सिर्फ 93% का ही डाटा है। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं असम को छोड़कर, उनके डेटा हमारे पास नहीं है। और जम्मू कश्मीर के कुछ जगह जो कि पाकिस्तान और चाइना के पास अब चली गई है, उनका डाटा हमारे पास नहीं है। और 93% का डाटा हमारे पास है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा। तो अब हमने लैंड भी पढ़ लिया, लैंड यूटिलाइजेशन भी पढ़ लिया। अब आते हैं हम लैंड की प्रॉब्लम्स पर कि लैंड में कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो लैंड डिग्रेडेशन आता है। लैंड डिग्रेडेशन कुछ इस टाइप से होता है, इसके कॉजेज भी देखेंगे और कंजर्वेशन मेथड्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग। हम क्या कर सकते हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल हो सकता है? हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं और ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स लगा सकते हैं, वेस्टलैंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करके और माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करके हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम अपने दूसरे रिसोर्स पर आते हैं, दैट इज सॉइल। हमें पता है सॉइल जो होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है लैंड की। अब जो सॉइल होती है वो कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई की गई है। तो सबसे पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, फिर है ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटरीट सॉइल और फिर लास्ट है फॉरेस्ट सॉइल, जिसे हम माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितने प्लांट्स को चाहिए होते हैं। इसमें लगभग सारी क्रॉप्स इजिली ग्रो हो जाती है। लेकिन जो एलुवियल सॉइल की क्रॉप है वो है पैडी, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, ठीक है। एलुवियल सॉइल 2 टाइप्स की होती है, खादर और भंगर। भंगर जो होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है और खादर न्यू एलुवियल सॉइल होती है। भंगर में कंकर टाइप के भी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं और लेकिन खादर में एकदम फाइन सैंड टाइप का होता है और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। अब नई चीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना, तो नई एलुवियल सॉइल भी अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से कॉटन क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं और ये डेकन ट्रैप रीजन में पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम, पोटैश, मैग्नीशियम होता है। रेड एंड येलो सॉइल डेकन प्लेट्यू पर मिलती है और ये इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, इसी के कारण ये रेड हमें दिखती है। और जब हम इसमें वाटर डालते हैं, जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होती है, तब ये येलो सॉइल दिखने लगती है। इसी वजह से इसका नाम रेड एंड येलो सॉइल है। इसमें इजिली पल्सेस, शुगर केन और ग्राउंड नट ग्रो हो जाते हैं। लेटराइट सॉइल वहां पर मिलती है जहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। ये ह्यूमस में लो होती है। इस सॉइल में टी, कॉफी, कैश्यू इजिली ग्रो हो जाते हैं। एरिड सॉइल डेजर्ट रीजन पर पाई जाती है। डेजर्ट में सैंडी, सैलाइन क्वालिटी की सॉइल होती है, ठीक है। यहाँ पर बार्ली, व्हीट, मेज, मिलेट इजिली ग्रो हो जाते हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल नाम ही से पता चल रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। फॉरेस्ट और माउंटेन रीजन में ही पाई जाती है और इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब माउंटेन्स पर स्नो आ जाती है, ठीक है, तो वो जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है और लो ह्यूमस उसमें हो जाता है। ऐसी सॉइल में टी, स्पाइसेस इजिली ग्रो हो जाते हैं। जैसे हमने लैंड पढ़ा था, फिर लैंड की प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हमने सॉइल पढ़ लिया, अब हम सॉइल इरोजन पढ़ते हैं। तो सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या होते हैं, सॉइल इरोजन होता किस टाइप का है? तो इस टाइप का होता है। तो कॉजेस इसके ना ह्यूमन कॉजेस होते हैं और नेचुरल कॉजेस भी होते हैं। नेचुरल कॉजेस जैसे हैवी रेनफॉल, विंड, ये सब चीजें क्या है? नेचुरल कॉजेस। कॉजेस जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस,
ये सारे ह्यूमन कॉजेज हैं। अब उसके बाद सॉइल इरोजन होता कितने टाइप्स के हैं? शीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन। जो रिवर बैंक पर होता है उसे हम स्ट्रीम बैंक इरोजन बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो एक गली टाइप का फॉर्म हो जाता है मिट्टी में, ठीक है, वो गली इरोजन होता है। जैसे ट्री में एक स्टेम होती है, ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस निकली होती है, उसी टाइप से गली इरोजन में भी कई ज्यादा ब्रांचेस निकली होती हैं। उन ब्रांचेस को हम रिल इरोजन के नाम से जानते हैं। और जो शीट इरोजन होता है उसमें सॉइल की पूरी एक शीट ही उड़ जाती है, उसे हम शीट इरोजन बोलते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कैसे सॉइल इरोजन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स प्लांट कर सकते हैं, कंटर फ्लोइंग कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। तो इन सब में अगर देखो तो फिर सॉइल है वो एक लेवल की नहीं है, मतलब कि ये जो सॉइल है ये स्टेयर टाइप के है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। क्यों? जब कभी भी हैवी रेनफॉल हो तो पानी डायरेक्ट ना गिरे, वो धीरे धीरे ऊपर नीचे करके गिरे, तो इससे सॉइल इरोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट बात और है, उसको कर लो फिर जाओ। अगर आपको भी क्लास 10th के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एसएसटी के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं 10 और 15 मिनट्स में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। कुछ चैप्टर्स अभी नहीं अपलोड हुए हैं, धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे, तो क्लिक करो इन वीडियोज़ पर और वीडियोज़ देख लो। मेरी मुलाकात आपसे उन्हीं वीडियोज़ में होने वाली है।